हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस सेशन इंडियन इकोनॉमी इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के इस सेशन में आप सभी का स्वागत है। एंड आई होप आप लोग पूरे पिछले वीक के सारे सेशन जो 25 लेक्चर्स हम करा रहे हैं एज पार्ट ऑफ द मिशन कि आप अपना जैब एग्जाम एंड IFS का जो पूरा का पूरा कंपोनेंट है उसे डेफिनेटली क्लियर करो। इसके लिए जो हम करवा रहे हैं, आई होप यू ऑल आर रेडी टू आंसर द प्रैक्टिस क्वेश्चंस ऑन दैट। ठीक है, तो इट इज रियली इंपॉर्टेंट कि हम पढ़ने के साथ साथ प्रैक्टिस भी करें। तो ये एक तरीके से आपके लिए वीकेंड का टेस्ट है। संडे के दिन बैठकर आराम से आप यहाँ पर हम 40 क्वेश्चंस देखेंगे एज पार्ट ऑफ दिस सेशन एंड यू हैव टू आंसर ईच वन ऑफ देम। ठीक है, आंसर करके यू हैव टू गिव द स्कोर एट द एंड। 40 में से आपके कितने सही हुए स्कोर आपको मेंशन करना है एट द एंड ऑफ द सेशन। कहाँ पर? इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, That is what you have to do and I hope you all are ready week 3 के इन क्वेश्चंस को देखने के लिए। एंड पहला क्वेश्चन आपके सामने है। Let's start. The country's GDP can be computed by which among the following ways? कैसे कैसे हम GDP को कंप्यूट कर सकते हैं, ये चीज हम बहुत ही अच्छे तरीके से देख चुके हैं ऑलरेडी जब हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 18। ठीक है, तो यहाँ पर फ्रॉम अ प्रोडक्शन स्टैंड पॉइंट, फ्रॉम एन इनकम जनरेशन स्टैंड पॉइंट बेस्ड, या फिर बेस्ड ऑन द फाइनल यूटिलाइजेशन। तो जीडीपी को कैलकुलेट करने के लिए तीन तरह के अप्रोचेस की बात हमने की है। प्रोडक्शन अप्रोच हमने बात की है, इनकम अप्रोच एंड तीसरा क्या है? एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो यहाँ पर जो प्रोडक्शन अप्रोच है उसमें प्रोडक्शन स्टैंड पॉइंट से हम कैलकुलेट करते हैं कि कितना प्रोडक्शन हुआ। इनकम जनरेशन, इनकम किसका किसका कितना है वो सबको अगर हम ऐड करेंगे तो दैट इज जीडीपी। जीडीपी एसेंशियली क्या है? नेशनल इनकम को इंडिकेट करते हैं, तो इनकम इनकम डायरेक्टली रिलेटेड। इन फाइनल यूटिलाइजेशन यानी कि एक्सपेंडिचर किस तरीके से कर रहे हैं, तो एक्सपेंडिचर इज द वैल्यू ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। तो नेशनल इनकम कैसे पता चलेगा? जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड किए जा रहे हैं उनका वैल्यू, फाइनल वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करेंगे। So expenditure is nothing but final utilization based calculation of the GDP. तो these are the things, इन तीन चीजों के तीन वेज में, तीन तरीकों से आप GDP को कंप्यूट कर सकते हो। एंड दैट इज वाई D 1, 2 and 3 इज द राइट आंसर। यस, अगर आपने D कहा दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने, विच अमंग द फॉलोइंग वर द चेंजेस अफेक्टेड टू द अमेंडमेंट ऑफ नेशनल अकाउंट्स डेटा इन जनवरी 2015। 2015 में हमने नेशनल अकाउंट्स डेटा को चेंज किया। क्यों? मेनली जो SN है, ठीक है, तो सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट्स, और ये इंटरनेशनली एक्सेप्टेड जो सिस्टम था उसे इसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए इन इंडिया एंड एज वेल एज जो बेस ईयर्स थे उसे चेंज करने के लिए। तो बेस ईयर 2004 से 2010-11 कर दिया हमने मोस्ट ऑफ द इंडिसेस में। एब्सोल्युटली करेक्ट। टेक्निक फॉर कैलकुलेटिंग नेशनल अकाउंट्स हैज आल्सो बीन रिवाइज्ड विद दिस टाइम टू मीट द स्टैंडर्ड्स ऑफ द सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट्स। ठीक है, सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट्स के स्टैंडर्ड्स को मीट करने के लिए हियर वी हैव चेंज्ड द टेक्निक्स। एब्सोल्युटली जो SNA 2008 है उसे मीट करने के लिए टेक्निक्स थोड़े बहुत हमें चेंज करने होंगे। तो SNA क्या है? सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट। तो अकाउंट्स में किस तरीके से टेबल्स बनाने, किस तरीके से ये कैलकुलेशन करना, किस तरीके से उसका फॉर्मूला होगा, इसके स्टैंडर्ड्स पूरे दुनिया में डिसाइड कर दिए गए हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू नो वन लैंग्वेज इंग्लिश, आप जाकर बहुत सारे कंट्रीज में बात कर सकते हो। सो इफ यू डोंट नो इंग्लिश, आप सिर्फ हिंदी से बात करना चाहो तो वो नहीं होगा, क्योंकि अभी तक, एटलीस्ट अभी तक तो इंटरनेशनलाइज नहीं हुआ है। तो दैट इज द थिंग। तो इसी तरीके से नेशनल अकाउंट्स अगर किसी एक कंट्री को दूसरे कंट्री के देखने हैं, समझना है, तो स्टैंडर्डाइज्ड होने चाहिए, लैंग्वेज उनका अकाउंट्स का सेम होना चाहिए। तो सारे जो क्राइटेरिया है वो सब वेरी किए गए, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड क्राइटेरिया, उसको इंडिया में इंप्लीमेंट करने के लिए वी हैव मेड द चेंजेस। तो यहाँ पर ये दोनों चीजें सही है, एंड सो बोथ 1 and 2 इज द राइट आंसर। थर्ड क्वेश्चन आपके सामने, विच अमंग द फॉलोइंग इज द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइवेट इनकम। ठीक है, प्राइवेट इनकम और बाकी के ये जो कंपोनेंट्स यहाँ पे दिए हुए हैं। तो इस तरह का क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है, पूछा गया है प्रीवियसली ऑल्सो, सो यू शुड बी रेडी। तो प्राइवेट इनकम क्या नेशनल इनकम से कैलकुलेट किया जा सकता है? जी हाँ। तो प्राइवेट इनकम का मतलब क्या है? याद करिए, द 4 इकोनॉमिक एजेंट्स कौन कौन से हैं। जो हाउस होल्ड्स है, दैट इज द फर्स्ट वन, आप और मेरे जैसे हाउस होल्ड। कंपनीज हो गए, जिसे प्राइवेट कंपनीज इन्हें कहा जाता है। गवर्नमेंट हो गया, दिस इज द थर्ड इकोनॉमिक एजेंट। एंड फोर्थ क्या है? फॉरेन सेक्टर। ठीक है, इन्वेस्टर्स, ये सारे जो फॉरेन कंट्रीज में रहते हैं, जो इंडिया में इन्वेस्ट लेट से कर रहे हैं। तो ये चार जो एजेंट्स हैं, इन एजेंट्स से ही सारे के सारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज होते हैं। अब ये जो चार एजेंट्स हैं, इनमें से प्राइवेट इनकम खाली हमें चाहिए। तो बाकी के जो इनकम है,
पूरे नेशनल इनकम में सभी का इनकम इंक्लूडेड होगा, तो प्राइवेट इनकम सिर्फ चाहिए तो बाकी के इनकम को आप सब्ट्रैक्ट कर दो, और बाकी लोग प्राइवेट ये कंपनीज जो है उन्हें ट्रांसफर जो भी कर रहे हैं पैसे उन्हें ऐड कर दो, ठीक है, दैट इज द थिंग। तो मेनली मेजर पार्ट नेशनल इनकम में इनकम फॉर प्रॉपर्टी, एंटरप्रेन्योरशिप, कमर्शियल, अदर्स, जो नॉन डिपार्टमेंटल एंटरप्राइज, गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट का मेन मेजर इनकम होता है, तो गवर्नमेंट का जो इनकम है उसे जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये वाला पार्ट जो है हट जाएगा। ओके, तो वो हट गया। अब इसके अलावा ये लोग थोड़ा पैसा जो है यहाँ पर ट्रांसफर कर रहे हैं, तो वो पैसा हम ऐड करेंगे, इंटरेस्ट और नेशनल डेट। तो डेट जो प्राइवेट सेक्टर है उन्होंने गवर्नमेंट के बॉन्ड्स खरीदे होंगे लेट से, तो इस पे इंटरेस्ट उन्हें मिलेगा, तो वो इंटरेस्ट एक्चुअली ऐड होगा क्योंकि गवर्नमेंट उन्हें दे रही है। इसी तरीके से गवर्नमेंट अगर कुछ और ट्रांसफर कर रही है, अब्रॉड फॉरेन सेक्टर से प्राइवेट को ट्रांसफर हो रहा है, तो वो चीजें हम ऐड करेंगे, इजंट इट? तो ये तीनों कंपोनेंट्स ऐड होंगे, दिस विल गेट सब्ट्रैक्टेड, सो नेशनल इनकम 1 माइनस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, सो बी विल बी द राइट आंसर। आई होप सारा फॉर्मूला समझ में आया, क्यों हमने ये किया वो भी समझ में आया। फोर्थ क्वेश्चन आपके सामने, विच अमंग द फॉलोइंग इज और करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू एनुअल बजट ऑफ इंडिया? बजट रिलेटेड, तो इससे रिलेटेड में 2023 में बढ़िया सा क्वेश्चन पूछा गया था, सो वी शुड नो द फैक्ट्स। It is presented by the Union Finance Minister in the Parliament. Absolutely, it was being presented on the last working day of February till year 2016. ठीक है, रेल बजट has been separated from the Union budget in 2017. तो ये चीज गलत लग रही है, ठीक है। 2017 में से पहले एक्चुअली रेल एंड यूनियन बजट अलग अलग आते थे, 2017 में इन्हें मर्ज करके सिंगल बजट बना दिया गया। तो यहाँ पे हुआ क्या है, मर्ज हुआ है, लिखा क्या है कि सेपरेट हुए हैं, तो दैट इज रॉन्ग, ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट इज गलत। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि लिखा क्या है, फटाफट से हाँ रेल यूनियन बजट है सही होगा, ऐसे नहीं करना है हमें। तो 1 and 2 ओनली, ए विल बी द राइट आंसर। फिफ्थ क्वेश्चन आपके सामने, फिजिकल डेफिसिट की यहाँ पर डेफिनेशन पूछी गई है। तो फिजिकल डेफिसिट क्या होता है? जनरली डेफिसिट क्या है? डेफिसिट इज द टोटल जो किसी गवर्नमेंट का लेट्स से ये पूरा एक्सपेंडिचर है, बट आपका रेवेन्यू बस इतना है, तो ये वाला जो पार्ट है वो आप एक्सपेंडिचर, आपको खर्च तो करना ही है, तो ये जो खर्च करना है वो कहाँ से आप लाओगे? दिस इज कॉल्ड द डेफिसिट। ये जो गैप है दैट इज कॉल्ड द डेफिसिट। लेट्स से आप यहाँ पर ये जो डेफिसिट है थोड़ी बोरोइंग्स करके फिल कर रहे हो, ये बोरोइंग्स करने के बाद भी आपका थोड़ा सा डेफिसिट बच जा रहा है, सो दैट इज कॉल्ड फिजिकल डेफिसिट। ये वाला पार्ट बच गया तो इसे हम फिजिकल डेफिसिट कहते हैं। तो ये जो यहाँ पर आप बोरोइंग्स कर रहे हो उस चीज के बाद भी, ठीक है, तो यहाँ हम क्या करें, फिजिकल डेफिसिट, टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल रेवेन्यू, ये एंड एक्सक्लूडिंग द बोरोइंग्स, तो यहाँ पर बोरोइंग्स जो है वो हटा दे रहे हैं, उसके अलावा जो बच जा रहा है दैट इज फिजिकल डेफिसिट। तो ये बी विल बी द राइट आंसर, अदर्स आर रॉन्ग। एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट, इंटरेस्ट रिसीट्स नहीं है, इंटरेस्ट रिसीट्स जब होता है दैट इज कॉल्ड व्हाट? प्राइमरी डेफिसिट उसे हम कहते हैं। एक्सक्लूडिंग ग्रांट्स फॉर क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट्स, तो जीओसीए को हटाते हैं जब, तो उसे हम इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट कहते हैं। आपको ये चीजें बहुत ही अच्छे तरीके से सेशन के दौरान मैंने एक्सप्लेन की थी, यू हैव टू वॉच दैट सेशन इफ यू हैव नॉट वॉच टिल नाउ। टोटल डेफिसिट, टोटल एक्सपेंडिचर एक्सक्लूडिंग ओनली डोमेस्टिक बोरोइंग, नो नॉट दैट आल्सो, ठीक है, तो बी इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन, सिक्स क्वेश्चन, विच आर द कंपोनेंट्स ऑफ द कैपिटल एक्सपेंडिचर। बहुत ही सिंपल है, जहां भी आप वर्ड कैपिटल देखो यू शुड हैव ऑलरेडी एन आइडिया कि यहाँ कैपिटल का मतलब होता है एसेट या लायबिलिटी जहां भी क्रिएट हो रही है, दैट इज कॉल्ड कैपिटल। जो भी ट्रांजैक्शंस में एसेट लायबिलिटी क्रिएट हो रही है, तो यहाँ पर एसेट लायबिलिटी कहाँ क्रिएट हो रही है? पेंशन, पुलिस, जैसे पेंशन दिया जा रहा है, जो ओल्ड एज पीपल है दे आर गेटिंग द पेंशन, तो ये जो पेमेंट है वो हर महीने की जा रही है, तो इसमें क्या कोई कैपिटल क्रिएट हो रहा है, सॉरी कोई एसेट या लायबिलिटी क्रिएट हो रही है? नहीं, एक तरह का पेमेंट है बस, दैट इज अ विच काइंड? रेवेन्यू काइंड, ठीक है, या फिर करंट हम कह सकते हैं, ठीक है। तो रेवेन्यू जो एक्सपेंडिचर है उसका पार्ट है। पुलिस एक्सपेंडिचर, उन्हें सैलरी दिया, खत्म, पैसे खत्म, कोई एसेट या लायबिलिटी यहाँ पे क्रिएट नहीं हो रहा है। लोन्स टू फॉरेन गवर्नमेंट, यस, लोन जब भी होता है देयर इज सम एसेट क्रिएटेड, क्योंकि उस पर मुझे प्रॉफिट हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ व्हाट? इंटरेस्ट, ठीक है, दैट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। इस तरीके से लोन्स टू स्टेट एंड यूटी गवर्नमेंट, यस, यहाँ पर भी इंटरेस्ट मिल रहा है, सो दैट इज 3 and 4 जो है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर, बी इज द राइट आंसर, ओके। एंड आई होप बाकी दोनों आपको समझ में आ गया कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पार्ट है। विच अमंग द फॉलोइंग इज द प्राइम पर्पस ऑफ फंक्शनिंग ऑफ फाइनेंशियल एंड बैंकिंग सिस्टम्स इन ए कंट्री। तो बेसिक से रिलेटेड कई बार हम चीजें छोड़ देते हैं, फैक्ट्स के पीछे भागने लगते हैं, बेसिक से रिलेटेड क्वेश्चंस भी यहाँ पर रखे गए हैं ताकि आपको याद रहे।
तो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है बैंक्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का? लोन प्रोवाइड करना पब्लिक को, लोन प्रोवाइड करना कंपनीज या कॉर्पोरेट्स को, वेल्थ का ट्रांसफर करना सरप्लस से डेफिसिट को, प्रोवाइडिंग कंसल्टेशन सर्विसेज टू फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन, सिर्फ कंसल्टेशन सर्विसेज प्रोवाइड करना। मेन फंक्शन होता है डिपॉजिट लेना, लोन देना, ठीक है, सिर्फ लोन प्रोवाइड करना मेन फंक्शन नहीं। ये पूरा जहां पर इंक्लूड हो रहा है जिस डेफिनेशन में, दैट इज द राइट थिंग। सरप्लस से डेफिसिट, तो ये सरप्लस है तभी तो डिपॉजिट कर रहा है, वहां से डेफिसिट तक पहुंचाना, तो पूरा चीज कवर हो रहा है डेफिनेशन जो कि सी का सी पार्ट है, सी ऑप्शन है उसमें, तो दैट इज वाई सी विल बी द राइट आंसर। सब कुछ कवर होना चाहिए, डिपॉजिट लिया जा रहा है, लोन दिया जा रहा है, ठीक है, सरप्लस से डेफिसिट ट्रांसफर, दैट इज कॉल्ड द मेन प्राइम फंक्शन ऑफ व्हाट? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड बैंक्स। Third thing यहाँ पे, which among the following was the measures taken by the Indian government and RBI during the post global financial crisis phase? ठीक है, 2007-8 के बाद। तो इसका 2007-8 में हुआ क्या था भाई? फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था ग्लोबल, और एक क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप से रिलेटेड था। आई होप यू हैव एन आइडिया ऑन दैट, वी हैव लर्नड इट रिसेंटली। ठीक है, क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप्स वन ऑफ द रीजंस था, इसके साथ साथ कई सारे और, जहां पर बहुत सारे डिफॉल्ट्स हुए और फिर बहुत सारे बैंक्स फेल हुए, बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस फेल हुए एंड वेरियस थिंग्स, और ये चीज स्प्रेड हुआ। तो ये इंडिया में बहुत ज्यादा स्प्रेड नहीं होता है, फिर भी आरबीआई ने कुछ मेजर्स लिए थे और गवर्नमेंट ने कुछ मेजर्स लिए थे सो दैट इसका इफेक्ट ना हो इंडिया पे। अमेंडिंग द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, कोऑपरेटिव बैंक से इंक्लूड करना, यस ये मेजर बाद में लिया गया है। डिपॉजिट इंश्योरेंस कवर जो है उसे बढ़ाया गया, यानी कि डिपॉजिट ज्यादा से ज्यादा लोग करें और फिर वो लिक्विडिटी मार्केट में रहे, ठीक है, हमारी इकोनॉमी में रहे, उस चीज के लिए डिपॉजिट इंश्योरेंस कवर को बढ़ा दिया गया। डिपॉजिट इंश्योरेंस यानी कि आप डिपॉजिट कर रहे हो एंड फिर उस पर आपको इंश्योरेंस मिल रहा है कि अगर बैंक आपको पैसे नहीं देगा तो इंश्योरेंस के पैसे आपको मिल जाएंगे। तो पर कस्टमर पहले 1 लाख था, आगे जाकर 10 लाख कर दिया, ये कहा जा रहा है, बट देन इट इज नॉट 10 लाख, इट इज 5 लाख कर दिया गया है, ठीक है। एफडीआई लिमिट जो इंश्योरेंस सेक्टर में 49 से 74 कर दी गई, ठीक है, इंश्योरेंस सेक्टर में ज्यादा एफडीआई है 74, एब्सोल्युटली दिस वाज आल्सो डन। तो सेकंड वन गलत है, 1 and 3 ओनली, सी विल बी द राइट आंसर। मूविंग ऑन 9th क्वेश्चन, द डिफरेंशिएटेड बैंक्स, पेमेंट बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स वर गिवन लाइसेंसेस, रिकमेंडेशन किसने दिया था, कौन सी कमेटी ने? 2013 में, विद रिस्पेक्ट टू दिस। तो डिफरेंशिएटेड बैंक, इससे रिलेटेड मैंने आपको एक वर्ड सिखाया था, क्या है वो? मोर बैंक्स, ठीक है, और जिस भी ऑप्शन में आपको मोर दिख रहा है दैट इज द आंसर, ठीक है। नचिकेत मोर committee, okay, Nachiket More committee is the right answer here, C will be the correct answer. There is not much fact based question, which among the following is the role performed by the banks in an economy? इकोनॉमी में कौन सा रोल बैंक परफॉर्म करते हैं? Ameliorate the information problems, इन्वेस्टर और बोरोअर के बीच जो इन्फॉर्मेशन के इश्यूज होते हैं, इन्फो इश्यूज होते हैं, तो इस इश्यू को एलिमिनेट करना, यानी कि इन्फॉर्मेशन कैसे प्रोवाइड कर रहे हैं। लेट्स से एक डेटर है या फिर डिपॉजिटर है, वो पैसे दे रहा है एंड देन यहाँ पर कई सारे इन्वेस्टमेंट रिलेटेड लेट्स से चीजें हैं, या फिर बैंक एक इंश्योरेंस पॉलिसी दे रहा है, तो इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन बैंक इज गोइंग टू प्रोवाइड, बैंक एश्योरेंस जिसे कहते हैं। तो कई तरीके से इन्फॉर्मेशन प्रॉब्लम को खत्म करता है, इंटर टेम्पोरल स्मूथनिंग ऑफ रिस्क करता है। ये क्या होता है सेशन में हमने डिस्कस किया था, यू हैव टू गो देयर एंड वॉच। या फिर ऐसा भी हम कह सकते हैं कि लेट्स से आपको पैसे आज के डेट में अभी पैसे चाहिए, बट आपका एक पेमेंट है जो कल आने वाला है, तो अभी चाहिए, तो कौन पैसे देगा? बैंक देगा। कंट्रीब्यूट टू द ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी, यस। परफॉर्म रोल इन कॉर्पोरेट गवर्नेंस, तो इतना अच्छा गवर्नेंस होता है उनका, सो उससे सीख सकते हैं बाकी कंपनीज भी। सो ऑल द 4 आर करेक्ट, दैट इज बाई डी, 1, 2, 3 and 4 इज द राइट आंसर। 11th क्वेश्चन आपके सामने, विच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट पूछा गया है। सीबीडीसी, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, लीगल टेंडर है, यस एब्सोल्युटली। ई रूपी जो आया दैट इज अ डिजिटल करेंसी, ओके, सॉरी, डिजिटल करेंसी एंड लीगल टेंडर। लीगल टेंडर क्या होता है? लीगल, यानी कि ये लीगली वैलिड है एक्ट के हिसाब से। टेंडर यानी कि पेमेंट्स या ट्रांजैक्शंस में इसे यूज किया जा सकता है, यस किया जा सकता है बाय द सैंक्शन जो एक्ट ने दिया है, लीगली दिया है इसे, यस। रेगुलेटरी सैंडबॉक्स का मतलब क्या होता है? चीजें टेस्ट की जाती हैं और रेगुलेशन रिलैक्स्ड होता है। फॉर एग्जाम्पल कई सारे रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, ये मत करो वो मत करो, बट अगर कुछ चीज टेस्ट करनी है तब वो रेस्ट्रिक्शंस को थोड़ा हटाना पड़ता है, जस्ट टू सी कि हमें जो डिजायर्ड रिजल्ट है वो मिल रहा है या नहीं, फिर हम उसे उस रेस्ट्रिक्शंस पे ले आएंगे, राइट। तो दैट कैन बी डन। तो रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स को लो किया जाता है ताकि कुछ चीज को टेस्ट किया जा सके, दैट इज कॉल्ड रेगुलेटरी सैंड बॉक्स, ठीक है। सैंड बॉक्स में कोई एक्सप्लोजन भी होता है, सैंड है वहां पर, तो यहाँ क्या करते हैं, नई चीजों को हम बनाते हैं, राइट। कुछ एक्सप्लोजन भी हुआ तो दैट विल नॉट इफेक्ट। तो इस तरीके से सैंड बॉक्स में नए आइडियाज को टेस्ट करना अंडर रिड्यूस्ड रेगुलेटरी
measures. ठीक है, तो that is the thing. Both are correct. So C, both 1 and 2, C will be the right answer. Which among the following is correct पूछा गया. Statements पढ़ लेते हैं. Aadhaar enabled payment system has been introduced to access funds at the doorstep and drive financial inclusion in India. AEPS जो है इसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, आपको याद रखना है आधार ब्रिज, आधार एनेबल्ड ब्रिज सिस्टम जो है दैट इज अनदर, वो दूसरा चीज है. आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम्स अलग है. ठीक है, पेमेंट सिस्टम्स में होता क्या है, आप अपने अकाउंट को आधार के थ्रू एक्सेस कर सकते हो. आपका अकाउंट नंबर नहीं पता, ये नहीं पता, आप बायोमेट्रिक्स एंड आधार नंबर के थ्रू एक्सेस कर सकते हो. यू कैन मेक स्लाइड चेंजेस, अपना डिपॉजिट वगैरह देख सकते हो, डिपॉजिट कर सकते हो, ये सब AEPS के थ्रू. यस, फाइनेंशियल इंक्लूजन को इंक्लूड कर रहा है. फोन या फिर आधार के थ्रू, POS के थ्रू आप एक्सेस कर सकते हो. अब आधार ब्रिज सिस्टम क्या है, ब्रिज में आपको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स जो किए जाते हैं बाय द सेंट्रल एंड अदर गवर्नमेंट्स, वो ब्रिज आधार ब्रिज सिस्टम के थ्रू किए जाते हैं. एंड डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का जो मीडियम है वो है. ठीक है, तो दिस इज करेक्ट. नेशनल फाइनेंशियल स्विच ऑटोमेटेड टेलर मशीन दैट इज ATMs के पीछे का पूरा नेटवर्क मेंटेन कर रहा है. यस, BBPS विच इज भारत बिल पेमेंट सिस्टम, इलेक्ट्रिसिटी गैस बिल्स को पे करने के लिए यूज किया जा सकता है. यस, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन प्रोग्राम जो है रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन RFID के थ्रू चलता है. तो टोल, ये आपका जो फास्टैग लगा रहता है दैट इज थ्रू रेडियो फ्रीक्वेंसी ID. ठीक है, तो रेडियो फ्रीक्वेंसी जैसे ही वहां पे मैच होती है, ठक आपका पैसे कटे और फिर आप निकल गए. तो यू डोंट हैव टू स्टॉप देयर. यस, एब्सोल्युटली ऑल द 4 आर करेक्ट. सो D 1 2 3 एंड 4 आर करेक्ट. आधार ब्रिज सिस्टम भी हमने देख लिया. आगे पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम की बात की जा रही है. एंड ये चीज हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जो पर्सनल इनकम है उसमें से अगर कोई भी पेमेंट्स आप कर रहे हो टू द गवर्नमेंट एंड वेरियस एंटिटीज, वो हटा दो. जो आप यूज नहीं कर सकते अपने लिए, वो पेमेंट्स हटा दो. और फिर जो आप अपने लिए यूज कर रहे हो, लेट्स से बंगला, घर, गाड़ी, रेस्टोरेंट में खाना, इसके लिए, तो दैट इज कॉल्ड डिस्पोजेबल इनकम विच यू कैन यूज फॉर योर सेल्फ. या फिर आप सेविंग कर रहे हो, दैट इज फॉर योर सेल्फ. ठीक है, दैट. तो टैक्स, डायरेक्ट टैक्स और आप फाइन वगैरह गवर्नमेंट को देते हो, तो ये सब हटा दो. दैट इज इन B. 1 में से 2 3 4 जब माइनस कर देंगे, वी विल गेट पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम. सो B will be the right answer. Moving on, 14th, the system of national accounts 2008 has been prepared under the auspices of which among the following? International Secretariat Working Group on National Accounts comprising of the European Community. So European Union का ये जो विंग है, ये इन्वॉल्व था, ये चीज हम ऑलरेडी देख चुके हैं. IMF है, देन OECD ऑल्सो. ठीक है, WTO यहाँ पे किसी भी तरीके से इन्वॉल्व नहीं था. वर्ल्ड बैंक वॉज इन्वॉल्व बट नॉट WTO. दैट इज वाई 4 इज नॉट राइट. सो 1 2 and 3 A will be the correct answer. 15th question, which among the following is correct with respect to annual budget of India? ठीक है, तो यहाँ पर और कुछ स्टेटमेंट दिया गया. इट इज द स्टेटमेंट ऑफ रिसीट एंड एक्सपेंडिचर. एब्सोल्युटली बजेट होता ही ये है. रिसीट यानी कि कितने पैसे मिल रहे हैं इनकम, और कितना हमें खर्च करना है, उसका एक स्टेटमेंट है. करेक्ट. नेक्स्ट थिंग इज द डेफिसिट कंप्लीटली फाइनेंस. डेफिसिट जो है वो कंप्लीटली RBI फाइनेंस करती है. हमने देखा था बजट, एक्सपेंडिचर हो गया, ये हो गया. अब ये जो डेफिसिट है, इनकम जो हमारा हो रहा है, दैट इज दिस, एंड एक्सपेंडिचर ये है. ये जो डेफिसिट है कंप्लीटली RBI इसके लिए पैसे दे देती है. फाइनेंस करने का मतलब है नोट प्रिंट भी कर देती है. नो, दैट इज नॉट राइट. बोरोइंग करते हैं हम अलग अलग जगह से, पहले होता था ये, नॉट नाउ. तो 1 ओनली A विल बी द राइट आंसर हियर. ओके, नेक्स्ट, द फर्स्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया 1994 में 25 इयर्स के गैप के बाद. कौन सा फर्स्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक था जो 25 इयर्स के गैप पे बाद एस्टैब्लिश हुआ था? क्योंकि 1969 में हमने क्या किया था, हमने कम्प्लीटली जो हमारे प्राइवेट बैंक्स है उन सभी का नेशनलाइजेशन कर दिया था. अराउंड 14 बैंक्स वर नेशनलाइज्ड एट दैट टाइम. एंड 1969 के बाद अगर 1980 में हमने और बैंक्स को नेशनलाइज किया. तो उसके बाद 1969 के बाद किसी भी प्राइवेट बैंक को लाइसेंस नहीं दिया गया था. इट वॉज इन 1994 लेटर ऑन जब ICICI को पहला जो है न्यू प्राइवेट बैंक वो बना. ठीक है, इट इज नॉट द फर्स्ट प्राइवेट बैंक जिसे लाइसेंस दिया गया, बट पहला न्यू प्राइवेट बैंक जिसे लाइसेंस दिया गया. क्यों? क्योंकि 1994 के बाद जो भी बैंक्स एस्टैब्लिश हो रहे थे, दे वर कॉल्ड द न्यू प्राइवेट बैंक्स. 25 इयर्स का गैप आ गया ना. इससे पहले जो भी प्राइवेट बैंक्स एस्टैब्लिश हुए थे और वो एग्जिस्ट कर रहे हैं, उन्हें ओल्ड कहा जा रहा है, ओल्ड प्राइवेट बैंक्स, एंड ये न्यू प्राइवेट बैंक्स. आई होप दैट इज क्लियर. ठीक है, कुछ ही प्राइवेट बैंक्स को नेशनलाइज किया गया था, इसीलिए कुछ अभी भी एग्जिस्ट कर रहे हैं जो पहले से एस्टैब्लिश थे प्राइवेट बैंक्स. दे आर ओल्ड प्राइवेट बैंक्स. 1994 के बाद के जो है न्यू प्राइवेट बैंक्स. तो ये न्यू प्राइवेट बैंक में सबसे पहला कौन सा था? ICICI बैंक. यस बैंक, कोटक, ये तो बाद में आए. ठीक है. 17th क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग एंटिटीज इज कॉमनली नोन एज एक्सचेंज बैंक किसे कहा जाता है?
ठीक है। एक्सचेंज यानी कि एक्सचेंज रिलेटेड एक्टिविटीज मेनली कर रहे हैं। तो एक्सचेंज रिलेटेड एक्टिविटीज किसके लिए जरूरत होता है? जो फॉरेन नेशनल्स हैं वो लेट्स से इंडिया में आए हैं, ओके, और इनको अगर बैंकिंग सर्विसेज चाहिए तो फॉरेन बैंक्स भी उनके साथ साथ इंडिया में आते हैं और वो एक्सचेंज रिलेटेड, ट्रेड रिलेटेड मेनली उनके ट्रांजैक्शंस यही होते हैं। दैट इज व्हेन टिपिकली एक्सचेंज बैंक्स कहा जा रहा है। तो फॉरेन बैंक्स, बी इज द राइट आंसर हियर। Okay, 18th, which among the following is correct with respect to Central Board of RBI? RBI Act के तहत Central Board consists of governor and not more than 3 deputy governors to be appointed by the central government and other directors. ठीक है, सेंट्रल बोर्ड में होते हैं गवर्नर बट नॉट 3, 4 डेप्यूटी गवर्नर्स होते हैं, ठीक है, एंड अदर डायरेक्टर्स, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। एब्सोल्युटली, सो 1 यहाँ पे सही नहीं है, वी हैव गॉट द आंसर विच इज बी। इवन दो वी डोंट नो द अदर स्टेटमेंट्स, हम आंसर कर सकते हैं। सो एग्जाम में ऐसे देखिएगा टाइम बचाने के लिए अगर ऐसा हो रहा है। 4 डायरेक्टर्स टू बी नॉमिनेटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, 1 ईच फ्रॉम लोकल बोर्ड। ये लोकल बोर्ड सेक्शन 9 ऑफ आरबीआई एक्ट के तहत एस्टैब्लिश किया जाता है और इसमें जो डायरेक्टर्स का नंबर है वो 4 जो डायरेक्टर्स हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं, राइट। अब गवर्नर एंड डिप्यूटी गवर्नर होल टाइम ऑफिशियल से ऑफ द बैंक, एब्सोल्युटली, ठीक है, होल टाइम फुल टाइम ऑफिशियल से गवर्नर डिप्यूटी गवर्नर, वरना संभालेगा कौन, राइट। तो दैट इज दीज टू आर राइट एंड सो बी विल बी द करेक्ट आंसर हियर। 19th क्वेश्चन, अमेंडमेंट्स टू बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 2020 में जो अमेंडमेंट्स किए गए थे 2020 में, तो वो किस लिए किए गए थे, ठीक है, चेंजेस क्या किए गए? कोऑपरेटिव बैंक्स हैव कम अंडर द रेगुलेटरी पर्व्यू ऑफ आरबीआई। सारे कोऑपरेटिव बैंक्स आरबीआई के रेगुलेटरी पर्व्यू के अंदर आ गए? नो, सारे नहीं आए हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ ड्यूअल कंट्रोल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट रिजर्व बैंक ओवर द कोऑपरेटिव बैंक, ड्यूअल कंट्रोल की बात की गई है, यहाँ पर दोनों ही कंट्रोल करेंगे। नॉट एसेंशियली प्रोविजंस रिलेटेड टू लाइसेंसिंग ऑफ बैंक, कोऑपरेटिव बैंक्स को आरबीआई लाइसेंस दे रहा है, तो नॉट रियली, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट इज समथिंग जो कि कोऑपरेटिव बैंक्स को कंप्लीटली संभालता है। आरबीआई ओनली बैंकिंग रिलेटेड फंक्शंस देखता है और दैट टू ओनली फॉर अर्बन जो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं उनको खाली। मोर पावर्स आरबीआई को दिए गए रिस्ट्रक्चर करने के लिए कोऑपरेटिव बैंक्स को, यस एब्सोल्युटली, डी इज द राइट आंसर, ठीक है। एक्चुअली जो लिखा हुआ है, जो स्टेटमेंट दी हुई है इन द वेरिएशन जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है उसमें जो स्टेटमेंट दी हुई है दैट इज रिस्ट्रक्चर द कोऑपरेटिव बैंक्स, तो दैट इज द राइट आंसर। 20th क्वेश्चन, व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू आईएफसीआई, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, व्हिच वाज अ डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, डीएफआई है ये, वी नो अबाउट दिस। एंड कैसा डीएफआई है? फर्स्ट डीएफआई इंडिया में जो एस्टैब्लिश किया गया था, so you should remember that, is a statutory body, 1948 में एस्टैब्लिश किया गया, एब्सोल्युटली एक्ट लाया गया था। स्टैट्यूटरी का मतलब क्या होता है? एक्ट लाया गया, इस एक्ट के तहत इसे एस्टैब्लिश किया गया, सो दैट इज कॉल्ड स्टैट्यूटरी। द ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल आईएफसीआई का कितना है? 10 करोड़ का इनिशियल स्टेज में, एब्सोल्युटली करेक्ट है। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज करता है, प्रमोशनल भी करता है, फाइनेंस करता है एंड प्रमोशनल रिलेटेड एक्टिविटीज भी करता है, सो 2 and 3 इज ऑल्सो करेक्ट, दैट इज वाई ऑल ऑफ देम यहाँ पर जो है A, 1, 2 and 3 all of them are correct. 21 क्या है? scheduled banks in India are those included in, we have discussed this various times. scheduled banks हम इन्हें कहते हैं, okay, scheduled banks हम उन्हें कहते हैं जो कि आरबीआई एक्ट के शेड्यूल नंबर 2 में एक बड़ा सा शेड्यूल है, बैंक सारे लिस्टेड है वहां पर, तो उसमें आपका बैंक अगर है तो योर बैंक इज अ शेड्यूल्ड बैंक, ठीक है। शेड्यूल्ड बैंक कैसे कहा जाता है? तो शेड्यूल्ड बैंक्स होने का क्या फायदा है यहाँ पर? सबसे पहली बात यह है कि आरबीआई से ये लोग लोन ले सकते हैं जब भी चाहें, थ्रू द रेपो, थ्रू द बैंक रेट, ये लोन ले सकते हैं। इसके अलावा ये जो शेड्यूल बैंक्स है वो क्लियरिंग हाउसेस, क्लियरिंग कॉरपोरेशंस के मेंबर्स होते हैं। इसका मतलब अगर आप चेक पास कर रहे हो जो कि इस बैंक शेड्यूल बैंक से एक दूसरे शेड्यूल बैंक में जा रहा है, तो आपका चेक फटाफट से पास हो जाएगा, क्योंकि क्लियरिंग कॉर्पोरेशन इन्वॉल्व है। क्लियरिंग कॉर्पोरेशन मेनली इस तरह की एक्टिविटीज करती है, वन ऑफ देम इज टू क्लियर द चेक्स, ठीक है। तो चेक आपका फटाफट से पास हो जाएगा। अगर आप नॉन शेड्यूल्ड बैंक का चेक जो है डील कर रहे हो उससे, तो वो जल्दी पास नहीं होगा, क्योंकि क्लियरिंग कॉर्पोरेशन के मेंबर्स वो नहीं होते हैं। तो दीज आर द 2 इंपॉर्टेंट थिंग्स। तो यहाँ पर क्या है? सेकंड शेड्यूल ऑफ आरबीआई एक्ट, ए विल बी द राइट आंसर। 22nd क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू एसएचजीस, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन हमारा जो चैप्टर है उसमें एसएचजीस के बारे में हम पढ़ चुके हैं। एसएचजी स्मॉल इनफॉर्मल ग्रुप से 10 to 20 इंडिविजुअल्स के होमोजीनियस होते हैं विद रिस्पेक्ट टू सोशल एंड इकोनॉमिक बैकग्राउंड। एक्चुअली मोस्टली वुमेन होते हैं इसमें, जो है 10 to 20 वुमेन होंगे एंड होमोजीनियस एक ही जगह से होंगे, सोशल इकोनॉमिक बैकग्राउंड तो सेम हो जाएगा। अप टू 50% इनके जो है अबव पॉवर्टी लाइन हो सकते हैं, तो मोस्टली इसमें बिलो पॉवर्टी लाइन के वुमेन ही होने चाहिए, ठीक है,
वुमेन कंपलसरी नहीं है, बट देन मोस्टली वुमेन होती ही हैं। एंड देन अबव पॉवर्टी लाइन यहाँ पे दिया हुआ है कि 30% से ज्यादा नहीं होने चाहिए। अबव पॉवर्टी लाइन आसपास के एरियाज में जो रह रहे हैं वही हो सकते हैं, पता चला बहुत दूर से बुला के भी इसका पार्ट बना रहे हैं। नो, 30% से ज्यादा नहीं होने चाहिए। यहाँ पे क्या दिया 50, सो दिस वन इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। फॉर्मेशन ऑफ एसएचजी रिड्यूसेस ट्रांजैक्शन कॉस्ट, यस, बोरोइंग वगैरह बैंक से जो करते हैं एसएचजी के थ्रू अगर वो कर रहे हैं तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम हो रहा है। कोलेटरल की रिक्वायरमेंट भी कम हो रही है लोन्स पे। लोन पे कोलेटरल की रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि ये पूरा ग्रुप ले रहा है लोन। कोई एक मेंबर भी अगर ले रहा है तो वो गारंटीड है बिकॉज ये ग्रुप एसएचजी के थ्रू है। अगर उस मेंबर की इन्फॉर्मेशन मांगी जाएगी तो अदर पीपल तो वो इन्फॉर्मेशन दे ही देंगे। सो बी इज द राइट आंसर हियर, विच इज द रॉन्ग स्टेटमेंट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया। वन मोर क्वेश्चन सिमिलरली जो कि काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक एसएचजी बैंक लिंकेज, इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही सरलता से आराम से अच्छे से हम ये टॉपिक पढ़ चुके हैं। एवरीथिंग वी हैव डिस्कस्ड। लोन प्रोवाइडेड बाय एसएचजी वुड बी इन द नेम ऑफ द एसएचजी एंड इट इज द SHG which is responsible for the repayment of the loan. Yes, loan अगर provide किया जा रहा है SHG repay करेगा. Absolutely. Defaults by a few members of the SHG to the financing bank should not ordinarily come in the purview of the come in the way of financing SHG per se by banks provided the SHG is not in default. तो SHG के किसी एक मेंबर ने डिफॉल्ट किया, इस वजह से पूरे SHG को लोन नहीं दिया जाएगा, ये नहीं कर सकते, ये कहा गया। यस, एब्सोल्युटली ये चीज है। नो लोन रिलेटेड एडहॉक सर्विस चार्जेस वगैरह, इंस्पेक्शन चार्जेस वगैरह लेने हैं 75,000 से कम के अगर लोन लिए जा रहे हैं। नो, दिस लिमिट इज 25,000। 25,000 इससे कम के लोन अगर लिए जा रहे हैं तो कोई चार्जेस नहीं है। 25,000 से ज्यादा के लोन है तो चार्जेस लगेंगे, वो है। तो दैट इज वाई सी इज द करेक्ट आंसर, जो कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया तो इनकरेक्ट है ये, ठीक है। नन ऑफ द अबव, C is the right answer. 24th, which among the following is correct with respect to companies that do financial business but are regulated by regulators other than RBI? RBI के अलावा कोई और रेगुलेट उन्हें कर रहा है। ओके, फॉर एग्जाम्पल स्टॉक एक्सचेंज हो गए, फॉर एग्जाम्पल निधि कंपनीज हो गए, चिट फंड्स हो गए, ये सब, ठीक है। निधि कंपनी, चिट फंड्स मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स एंड स्टॉक एक्सचेंज सेबी के द्वारा रेगुलेट किए जाते हैं। इंश्योरेंस जो कंपनीज है IRDA के द्वारा रेगुलेट किए जाते हैं, नॉट सेबी, ठीक है। सम ऑफ देम हैव टू रजिस्टर विद RBI बट देन दे आर नॉट रेगुलेटेड। दे आर गिवन नो एक्सेप्शन बाय RBI रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स में। दे आर गिवन एक्सेप्शन बाय RBI फ्रॉम इट्स रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स। एब्सोल्युटली, बिकॉज वो रेगुलेट ही नहीं कर रहा तो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स से एक्सेप्शन मिलेगा ही। दे आर रिक्वायर्ड टू रजिस्टर स्पेशली विद RBI। दे आर नॉट ऑल रेगुलेटेड बाय RBI, ठीक है, नॉट एट ऑल रेगुलेटेड बाय RBI, ठीक है। तो थोड़ा बहुत होते हैं, थोड़ी चीजों में सुपरविजन RBI की होती है, नॉट एट ऑल रेगुलेटेड वो एक्सट्रीम स्टेटमेंट होगा तो वो गलत है। रजिस्टर विद RBI, यस, ठीक है, सम ऑफ देम आर रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड विथ RBI, ठीक है। यहाँ पर एक्चुअली दे आर नॉट एट ऑल रेगुलेटेड बिकॉज ये सिर्फ रजिस्टर, कुछ जो है रजिस्टर करते हैं और जो रजिस्टर भी नहीं करते हैं दे आर नॉट एट ऑल रेगुलेटेड, ठीक है। RBI रेगुलेट नहीं करता क्योंकि कोई भी एक्टिविटीज नहीं होती हैं। रेगुलेट IRDA, लेट्स से इंश्योरेंस का एग्जाम्पल ले लें तो इसमें कौन रेगुलेट कर रहा है? इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। सो बी विल बी द राइट आंसर। RBI से जो है इन्हें जो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट से एक्सेप्शन मिल रही है। ओके तो यहाँ पर अगर हम देखें, यस, सॉरी दोस्तों, नॉट एट ऑल रेगुलेटेड इज ऑल्सो समथिंग दैट कैन नॉट बी कंप्लीटली करेक्ट, तो दैट इज वाई बी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि करेक्ट पूछा है ना यहाँ पर। सो नो एक्सेप्शन, ये गलत है, ये सही है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। सॉरी, लिटिल कंफ्यूजन, नॉट एट ऑल रेगुलेटेड सही नहीं होना चाहिए, राइट। सुपरविजन RBI का तो रहता ही है। एनीवे, 25th क्वेश्चन, प्रेजेंट नॉन डिपॉजिट टेकिंग NBFC विथ एसेट्स ऑफ डैश एंड अबव आर टर्म्ड एज सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट नॉन डिपॉजिट टेकिंग NBFC, ND, SI। नॉन डिपॉजिट टेकिंग होते हैं, ND अगर लिखा है, SI का मतलब क्या है? सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं, क्यों ये SI लगाया जाता है? NBFC इतना बड़ा हो गया कि ये अगर फेल होगा तो पूरा इकोनॉमी पे इफेक्ट होगा, तो दैट इज कॉल्ड सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट। इस तरीके से बैंक्स भी सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट कुछ होते हैं, राइट, लाइक SBI इज अ सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक। तो इस वजह से SI लगाया जाता है ताकि इतने बड़े ये हो गए कि अगर ये SBI फेल हो गया तो इंडियन इकोनॉमी भी फेल होगा, तो इस तरह से है। तो वैसे जो NBFC से वो, तो NBFCs कब
नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी कब सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट होते हैं, कितना करोड़ रुपीज से ज्यादा उनके एसेट्स अगर हो जाते हैं. सो द राइट आंसर हियर इज सी 500 करोड़. ठीक है, 500 करोड़ से ज्यादा अगर उनके एसेट्स हो गए तो दे विल बिकम एनबीएफसी एनडीएसआई. ठीक है, सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट. विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू एनबीएफसीज विच आर लोन कंपनीज. लोन कंपनी से रिलेटेड स्टेटमेंट नॉट करेक्ट देखना है. फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ये करेक्ट है. प्रिंसिपल बिजनेस इनका फाइनेंस प्रोवाइड करना है. लोन कंपनी में इंक्लूड एसेट फाइनेंस कंपनी, तो ये गलत है. ठीक है, एसेट फाइनेंस कंपनी क्या है, एसेट्स को फाइनेंस करने वाली कंपनी. ठीक है, एसेट्स अलग अलग हो सकते हैं. जैसे कोई इंडस्ट्री है, आपने इंडस्ट्री शुरू की, वहां पर आपको इक्विपमेंट खरीदना है, तो इक्विपमेंट आप खुद नहीं खरीद पा रहे तो लोन लोगे एसेट फाइनेंस कंपनी से, तो एसेट फाइनेंसिंग कंपनी हो गई, तो दैट इज एन एनबीएफसी. ओके, तो ये सिर्फ इस तरीके से एसेट्स को फाइनेंस कर रही है. अब जो भी कंपनीज एसेट फाइनेंस कंपनी नहीं है पर फिर भी लोन्स प्रोवाइड कर रहे हैं किसी एसेट को फाइनेंस करने के लिए, ठीक है, उसे हम कहेंगे कि वो एक लोन कंपनी है. ओके, तो एसेट फाइनेंस कंपनी मेन क्राइटेरिया ही यही है कि लोन कंपनी का कि एसेट फाइनेंस कंपनी नहीं होना चाहिए. तो यहाँ पर ये चीज जो है गलत है, सी इज रॉन्ग. एएफसी नहीं हो सकता है. दे कैन प्रोवाइड लोन्स फॉर एक्टिविटीज अदर देन देयर ओन एक्टिविटीज. यस दे कैन. ठीक है, सो सी इज द राइट आंसर. अ कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी, तो कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी किसी एक स्पेसिफिक कंपनी के शेयर्स और उस कंपनी में मेनली जो है इन्वेस्ट करता है, एक या दो जो भी है, मेनली उन्हीं में इन्वेस्ट करता है. holds not less than dash of its total assets in the form of investments in equity shares, preference shares in group companies. ठीक है, तो इसमें इन्वेस्ट कर रहा है, तो ये एक्चुअली जिस जो कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी है उसका एक ग्रुप कंपनी बन जाता है. ओके, तो ये जो कंपनी है इसमें कितना परसेंटेज से ज्यादा इक्विटी शेयर्स का इन्वेस्टमेंट इसका जा रहा है, तो इसके जो भी टोटल एसेट्स है 100 रुपीज इसके पास एसेट है, तो इसमें से 90 रुपीज इसने क्या किया है, इस स्पेसिफिक कंपनी को दे दिया. देन इट विल बी कॉल्ड कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी. तो 90% इज द राइट आंसर. सी विल बी द करेक्ट आंसर. 28 विच अमंग द फॉलोइंग फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी था इंडिया में एस्टैब्लिश हुआ, जो एल्बर्ट, ओरिएंटल, रॉयल या फिर लंदन ग्लोब. तो ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी वाज द फर्स्ट इंश्योरेंस कंपनी. बी इज द राइट आंसर, जो कि इंडिया में एस्टैब्लिश हुआ था. राइट, तो दैट इज द थिंग. ओरिएंटल 1818 में इसे एस्टैब्लिश किया गया था कैलकाटा में. मूविंग ऑन, 29th इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट बॉडी, ये जो है इसे एस्टैब्लिश किया गया था इन 2000 में. 1999 में वी कैन से इसका जो है एक्ट आ गया था. डेवलप इंश्योरेंस इंडस्ट्री 1999 में एक जो कमिटी है उसने रिकमेंडेशंस दिए थे कि भाई एक रेगुलेटरी बॉडी इंश्योरेंस सेक्टर को चाहिए, तब लाया गया आईआरडीए को. तो ये कौन सी कमेटी है जिसने ये रिकमेंडेशन दिया था? आर.एन. मल्होत्रा, बी शिवरामन, रघुराम राजन या फिर नरसिम्हन कमेटी. तो आर.एन. मल्होत्रा कमेटी इज द राइट आंसर जिसने आईआरडीए की रिकमेंडेशन दी है. अब बी शिवरामन कमेटी ने किसकी रिकमेंडेशन दी है? नाबार्ड के एस्टैब्लिशमेंट की. ठीक है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट. सो नाबार्ड को एस्टैब्लिश करने से रिलेटेड बी शिवरामन कमेटी ने जो है रिकमेंडेशन दी है. नरसिम्हन कमेटी के रिकमेंडेशन के बेसिस पे रीजनल रूरल बैंक्स आए. ओके, तो ये कुछ चीजें हैं जो हमारे सिलेबस का पार्ट है एंड वी शुड रिमेंबर. सो ए इज द राइट आंसर. 30 यहाँ पर है, विच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्रायर टू द सेटिंग अप ऑफ आरबीआई सेंट्रल बैंकिंग फंक्शंस. कौन कौन करता था? वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड वेरी क्लियरली. इंपेरियल बैंक ऑफ इंडिया जो कि आगे जाके एसबीआई बना, प्लस सेंट्रल गवर्नमेंट, ये दोनों मिल के एक्चुअली जो सेंट्रल बैंकिंग फंक्शन से वो करते थे. तो वो सारे ट्रांसफर करने का मेन रीजन था आरबीआई एक्ट लेकर आना और आरबीआई को एस्टैब्लिश करना. सो वन इज राइट. आरबीआई एक्ट एम्पावर्स द यूनियन गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद गवर्नर ऑफ आरबीआई टू इश्यू डायरेक्शंस टू आरबीआई एज कंसिडर्ड नेसेसरी इन द पब्लिक इंटरेस्ट. ठीक है, यूनियन गवर्नमेंट जो है डायरेक्शन दे सकती है टू आरबीआई. गवर्नर एंड 4 डिप्यूटी गवर्नर्स अपॉइंट किए जाते हैं यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा. तो ऑल द 3 आर करेक्ट. दिस इज करेक्ट. सेंट्रल गवर्नमेंट एक्चुअली गवर्नर ऑफ आरबीआई के साथ कंसल्ट करके आरबीआई के लिए डायरेक्शंस फ्रेम कर सकती है. गवर्नर और डिप्यूटी गवर्नर यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं. Which among the following is not one of the functions of RBI? RBI का फंक्शन नहीं है. बैंक एंड डेट मैनेजमेंट टू गवर्नमेंट. बैंक्स का बैंकर बनता है, मैनेजर ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, कॉइन्स को मिंट करता है. ठीक है, तो डेट मैनेजमेंट जो इंडियन गवर्नमेंट का एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट का भी डेट मैनेजमेंट ये कर सकता है आफ्टर एन एग्रीमेंट. ठीक है, डायरेक्टली नहीं, स्टेट गवर्नमेंट के साथ एग्रीमेंट करनी होगी आरबीआई, देन
उसका डेट मैनेज कर सकता है। बैंक्स का बैंकर है, ठीक है, बैंक्स को अगर इश्यू है, पैसे चाहिए तो कहाँ जाएंगे वो, आरबीआई के पास जाएंगे। फॉरेन एक्सचेंज का मैनेजर है, यस एब्सोल्युटली तीनों चीजें हैं, बट मिंटिंग कॉइन्स ये कौन करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, आरबीआई नहीं। तो डी इज द राइट आंसर हियर। 32 विच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू फाइनेंसिंग इन इंडिया। तो फाइनेंसिंग इंडिया में इससे रिलेटेड कुछ चीजें दी हुई हैं। मेजर प्रॉब्लम ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग, मेनली इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग की बात की गई है। इसका प्रॉब्लम क्या है, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ सेविंग्स, ठीक है। तो इसका प्रॉब्लम ये है, यहाँ पे दिया जा रहा है कि सेविंग्स लोग नहीं कर रहे हैं, डिपॉजिट नहीं कर रहे हैं, तो इस वजह से जो इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग है वो नहीं हो पा रहा। क्यों, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग के क्या वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर क्या है इसका, याद करो, इट इज कि लार्ज अमाउंट जरूरत होती है, बहुत लार्ज, 100 करोड़, लेट से मेट्रो ले डाउन करना है तो 100 करोड़ चाहिए, तो लार्ज अमाउंट इज रिक्वायर्ड, दैट इज वाई इंफ्रास्ट्रक्चर जो फाइनेंसिंग है उसके लिए लार्ज अमाउंट चाहिए। बट सेविंग से नहीं होगा तो लार्ज अमाउंट कहाँ से प्रोवाइड कर पाएंगे। सो हियर द इश्यू इज नॉट कि सेविंग्स नहीं हो रहे हैं, सेविंग्स की अवेलेबिलिटी बहुत है, एंड इससे रिलेटेड सारे फैक्ट्स भी हम सेशन में देख चुके हैं। बट द इश्यू हियर इज कि सेविंग्स यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में नहीं जा रहे, चैनलाइज गलत हो रहे हैं। ये सारे सेविंग्स जो है नॉर्मल छोटे मोटे लोन्स हो गए किसी और चीज को, और जो डिफॉल्टर्स हैं जो छोड़ के भाग जाते हैं इंडिया, ऐसे लोग को जा रहे हैं, तो इस वजह से इसकी चैनलाइजिंग इज द इश्यू। व्हाट इज द इश्यू, चैनलाइजिंग सेविंग्स टू इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट जो है ये गलत है। द इश्यू इज नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ सेविंग्स दिया हुआ है, गलत। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अब्रॉड से जो आता है ये वन ऑफ द चैनल से इंफ्रास्ट्रक्चर को फाइनेंस करने के लिए, यस एफडीआई इज वन ऑफ द चैनल, सो ओनली 2 इज करेक्ट, सो बी विल बी द करेक्ट आंसर। 33 शेयर्स ऑफ नैपफिड, ये एक फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। नैपफिड जो कि नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इन डेवलपमेंट बैंक, इसके शेयर्स कौन होल्ड कर सकता है, मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन, सॉवरेन वेल्थ फंड्स, पेंशन फंड्स, यस ऑल द 3 कैन होल्ड द शेयर्स जो नैपफिड के हैं। वो इनिशियली 100% शेयर्स किसके पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। अब ये धीरे धीरे इसे 26% जो है करने वाला है सेंट्रल गवर्नमेंट, एंड 26% से नीचे सेंट्रल गवर्नमेंट का शेयर होल्डिंग नहीं जाना चाहिए, यानी कि प्राइवेटाइज भी हो सकता है। 26 से नीचे चला गया तो पब्लिक नहीं रहा, तो ऑल द 3 कैन होल्ड, मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस लाइक आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, ये सॉवरेन वेल्थ फंड्स भी होल्ड कर सकते हैं, पेंशन फंड्स भी कर सकते हैं। सो ऑल द 3, सो डी विल बी द राइट आंसर हियर। 34 विच अमंग द फॉलोइंग इज पार्ट ऑफ द ईज नेक्स्ट प्रोग्राम। ईज नेक्स्ट प्रोग्राम का पार्ट कौन क्या है यहाँ पे, ईज 5.0 बैंक स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी 3 ईयर रोड मैप यहाँ पर है। ये चीज है ईज नेक्स्ट प्रोग्राम, यस ईज 5.0 से रिलेटेड हमने ईज नेक्स्ट प्रोग्राम देखा, तो ईज 5.0 यहाँ पर है, एंड साथ के साथ बैंक स्पेसिफिक 3 ईयर जो रोड मैप है वो दिया गया था इसमें, दोनों ही चीजें हैं। वी हैव सीन दिस, सो सी 1 and 2 बोथ इज द करेक्ट आंसर। विच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल एंड मनी मार्केट्स, ठीक है। कॉल मनी इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ कैपिटल मार्केट। कॉल मनी क्या होता है, 1 डे कॉल किया बैंक 1 ने बैंक 2 को, और फिर एक दिन के लिए यार पैसे दे दे, कल मैं लौटा दूंगा, ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड कॉल मनी। कॉल मनी वेटेड एवरेज कॉल मनी रेट भी होता है, जो कि इंटरेस्ट रेट होता है ओवर दिस ट्रांजैक्शन। 100 रुपीज दिया, 104 रुपीज लौटाने, तो 4 रुपए यहाँ पे इंटरेस्ट हो गया, 4% इंटरेस्ट रेट, ठीक है, तो दैट इज कॉल मनी। 1 डे टेन्योर किस में आएगा, मनी मार्केट में आएगा ना। मनी मार्केट इज व्हाट, 1 डे से लेके 1 ईयर के बीच के ट्रांजैक्शंस, दोज आर कॉल्ड पार्ट ऑफ द मनी मार्केट। 1 ईयर से ज्यादा तो कैपिटल मार्केट हो गया, तो ये 1 ईयर का जो है, सॉरी 1 डे का है कॉल मनी, दैट विल नॉट बी पार्ट ऑफ कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट का पार्ट है। कैपिटल मार्केट, मार्केट फॉर लॉन्ग टर्म, यस लॉन्ग टर्म होते हैं कैपिटल मार्केट, 1 ईयर से ज्यादा जो भी है दैट इज कॉल्ड लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म डेट एंड इक्विटी, यस दोनों इक्विटी एंड डेट दोनों ही होते हैं। इफ यू नो द डिफरेंस बिटवीन इक्विटी एंड डेट, let me know in the comment section. Capital market facilitates dispersion of business ownership and reallocation of financial resources. Yes, business ownership की dispersion यानी कि किसी ने 100% ओनरशिप गेन की है, अब थोड़ा सा इसमें जो है सेल कर दिया जा रहा है, एंड फॉर लॉन्ग टर्म इसे सेल कर दिया जा रहा है, शेयर सेल कर दिए जा रहे हैं, तो कैपिटल मार्केट के थ्रू करेंगे, ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए किया जा रहा है, ओनरशिप दिया जा रहा है किसी और को, तो यस, तो डिस्पर्शन एंड रीएलोकेशन फाइनेंशियल रिसोर्सेज का एक जगह से दूसरी जगह रीएलोकेट होते हैं फाइनेंशियल रिसोर्सेज फॉर लॉन्ग टर्म। सो यस, ऑल बोथ ऑफ दीज आर करेक्ट। सो यहाँ पर क्या होगा, 2 and 3 बोथ विल बी द करेक्ट आंसर, सो बी इज द राइट आंसर। प्रूडेंशियल बोरोइंग लिमिट ऑफ शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स ऑफ बोरोइंग एज कॉल मनी, ठीक है, कॉल मनी एंड वी हैव नोटिस मनी एंड वी हैव टर्म मनी।
कॉल मनी क्या है, 1 डे के लिए बोरोइंग अगर हो रही है, अगर 2 डेज से 14 डेज की बोरोइंग हो रही है तो नोटिस मनी 14 से वी हैव 15 से 1 ईयर के बीच की बोरोइंग की टेन्योर है, तो दैट इज कॉल्ड टर्म मनी। ठीक है, तो ये जो मनी है, ये जो बोरोइंग्स अलग अलग टाइप्स के हैं, इसमें जो बोरोइंग की लिमिट है, लेट्स से कोई शेड्यूल कमर्शियल बैंक है, कितना बोरो कर सकता है शेड्यूल कमर्शियल बैंक, वो पूछा जा रहा है। तो डैश परसेंटेज ऑफ कैपिटल फंड्स ऑन अ डेली एवरेज बेसिस इन अ रिपोर्टिंग फोर्टनाइट, तो पिछला 14 दिनों का देखकर उसमें से एवरेज निकाल के जो कैपिटल फंड्स बोरो किए हैं उसका कितना परसेंटेज बोरो कर सकता है। सो ये टेबल आपको पता होना चाहिए एंड ये वैल्यू आपको पता होना चाहिए। द करेक्ट आंसर हियर इज 100%। सो ए इज द राइट आंसर। ओके, 100% ऑफ द कैपिटल फंड जो है, 125% ऑफ कैपिटल फंड्स ऑन एनी गिवन डे, किसी गिवन डे के कंपैरिजन में 125% जो है लिया जा सकता है। टर्म मनी अगर लेना है तो इंटरनल बोर्ड वगैरह जो है डिसाइड करेंगे कितना लिमिट होगा। पेमेंट बैंक रीजनल रूरल बैंक के लिए अभी अलग है, तो इन दोनों के लिए क्या है 100% एंड 125%। ओके, तो यहाँ पर सिमिलर चीजें हैं, ये जो है टर्म मनी से रिलेटेड नहीं दिया है। कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए क्या है, कॉल मनी, कॉल नोटिस या टर्म, कोई भी मनी हो, आप जो पैसे उठाना चाहते हो उसके लिए देखा जाएगा कि आपने जो प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर के एंड तक जितने भी डिपॉजिट्स इकट्ठे किए, लेट्स से 100 रुपीज इकट्ठे किए हैं, तो इसका 2% आप ले सकते हो एज अ कॉल मनी या इस टर्म या हमारे नोटिस मनी के थ्रू। तो 2% यानी कि 2 रुपीज आप बोरो कर सकते हो एज पार्ट ऑफ दिस। प्राइमरी डीलर्स 225% ऑफ देयर नेट ओन फंड, उनका जो भी नेट ओन फंड है, तो प्राइमरी डीलर्स कैन बी एनीबडी, ये हो सकते हैं नॉर्मल जो इंस्टीट्यूशन है वो भी, तो उनका नेट ओन फंड देखा जाता है। ठीक है, नेट ओन फंड इज जितना भी उनके पास एसेट्स है जो कि उन्होंने यूज किया है आफ्टर रिमूविंग लाइबिलिटीज। नेट ओन फंड का 225%, इस तरीके से इवन फॉर टर्म मनी नेट ओन फंड का 225%, राइट। तो दैट इज द थिंग। द सेटलमेंट ऑफ मनी मार्केट डील्स जो होते हैं उनकी सेटलमेंट किसके थ्रू होती है, तो मनी मार्केट डील्स में कई बार ये फंड जो ट्रांसफर होते हैं लार्ज वैल्यू के होते हैं, तो ये ग्रॉस सेटलमेंट इनकी होती है। ठीक है, ग्रॉस सेटलमेंट में लेना देना सारा कुछ जो है उसका एक तरीके से इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन होता है, ये अलग ट्रांजैक्शन, ये अलग ट्रांजैक्शन, ये अलग ट्रांजैक्शन। ठीक है, जब इन सबको क्लब करके नेट पूरा मोटा मोटा बताओ कितना ट्रांजैक्शन है। ठीक है, 100 रुपीज तूने दिया, 150 मैंने दिया, फिर 100 तूने दिया, तो इसका क्या रिजल्ट है, क्या ट्रांजैक्शन है, तो दैट इज कॉल्ड नेट सेटलमेंट। तो नेट सेटलमेंट नेफ्ट में होता है, ग्रॉस सेटलमेंट होता है आरटीजीएस। आरटीजीएस में इंडिविजुअल 100 रुपए गए उसके पास, 150 वापस आए, फिर 100 रुपीज गए। ठीक है, तो दैट इज डन, तो दैट इज कॉल्ड ग्रॉस सेटलमेंट। तो आरटीजीएस के थ्रू होता है, सो बी विल बी द राइट आंसर। 38 डेरिवेटिव क्या होता है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हुज वैल्यू चेंजेस इन रिस्पॉन्स टू चेंज इन रिस्पॉन्स ऑफ एन अंडरलाइंग एसेट। एसेट का वैल्यू चेंज हो रहा है, डेरिवेटिव का वैल्यू चेंज होगा। फॉर एग्जांपल शेयर्स जो हम क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, रिक्वायर्स हाई इनिशियल इन्वेस्टमेंट, नो और लिटिल इनिशियल इन्वेस्टमेंट चाहिए इसके लिए, तो दिस इज रॉन्ग, 2 गलत है, तो वी हैव रीच द करेक्ट आंसर। दैट इज सेटल्ड ऑन अ फ्यूचर डेट, यस, 1 and 3 इज करेक्ट, so C will be the right answer। 39 प्राइस डिस्कवरी इन फाइनेंशियल मार्केट्स इज अफेक्टेड बाय विच अमंग द फॉलोइंग। प्राइस डिस्कवरी के कई सारे फैक्टर्स है विच अफेक्ट देम, हमने डिस्कस किया था। सप्लाई डिमांड, एटीट्यूड्स टू रिस्क, वॉलेटिलिटी, अवेलेबल इन्फॉर्मेशन, मार्केट मैकेनिज्म। तो सप्लाई डिमांड के बेसिस पे प्राइस सेट होता है, एब्सोल्युटली। रिस्क जितना ज्यादा होगा प्राइस उसका ऊपर नीचे होगा, यस। वॉलेटिलिटी जो मार्केट में रहेगी उसके हिसाब से प्राइस सेट होगा, यस। अवेलेबल इन्फॉर्मेशन जो भी अवेलेबल है, फॉर एग्जांपल बजट आ रहा है, या फिर आरबीआई कुछ नोटिफिकेशन रिलीज करने वाली है, या फिर आरबीआई कोई जो है रेगुलेशन लेकर आने वाली है, उसके बेसिस पे चेंजेस होते हैं प्राइसेस में स्टॉक मार्केट में। मार्केट मैकेनिज्म जिस तरीके के हैं उसके बेसिस पर भी। तो ऑल द 4 आर करेक्ट, दी विल बी द राइट आंसर। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, इसको बहुत अच्छे तरीके से आई होप आप लोग आंसर करोगे। द सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड सपोर्ट टू NABFID, ठीक है, नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट, इसको सपोर्ट प्रोवाइड करती है। इन विच मैनर, किस तरीके से, द ग्रांट्स वर्थ 50,000 करोड़ रुपीस जो है दिए हुए हैं NABFID को। ठीक है, ग्रांट्स यानी कि NABFID को सेंट्रल गवर्नमेंट ने पैसे दिए हैं जो उसे लौटाने की जरूरत नहीं है,
लोन्स और व्हाट लौटाने हैं, इंटरेस्ट भी लौटाना है, ग्रांट दिया हुआ है। तो कितना कहा जा रहा है यहाँ पर, 50,000 करोड़ का ग्रांट दिया हुआ है। ओके, दैट इज द थिंग। गारंटी फॉर बोरिंग फ्रॉम मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस, मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस अगर बोरिंग की जा रही है, तो जब बोरिंग की जाती है फ्रॉम मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस, उसमें क्या होता है, मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस कई बार नैपफिड पे विश्वास शायद ना कर रहे हो कि ये डिफॉल्ट कर देगा। सेंट्रल गवर्नमेंट गारंटी प्रोवाइड करती है कि अगर नैपफिड पे नहीं करेगा भाई, हम कर देंगे, गवर्नमेंट है, हम सरकार है, ठीक है, तो हम पे कर देंगे। तो दैट गारंटी इज प्रोवाइडेड, यस एब्सोल्युटली। रीइंबर्समेंट ऑफ कॉस्ट टुवर्ड्स इंसुलेशन फ्रॉम फ्लक्चुएशंस इन फॉरेन एक्सचेंज, यस फॉरेन एक्सचेंज में फ्लक्चुएशंस होते हैं, कई बार लोन लिया हुआ है बाहर कंट्री से तो बहुत ज्यादा पे करना पड़ रहा है, तो ये सब तो उसका रीइंबर्समेंट गवर्नमेंट करती है। यस, अपॉन रिक्वेस्ट नैपफिड द गवर्नमेंट में गारंटी बॉन्ड्स, नैपफिड बॉन्ड्स इशू करेगी तो गवर्नमेंट उसे गारंटी करेगी। यस, दैट इज ऑल्सो डन, बट यहाँ पर ये जो अमाउंट है दैट इज wrong. That is why 2, 3 and 4 B should be the right answer here. करेक्ट अमाउंट है 500 करोड़। 5,000 करोड़ इतने भी मेहरबान नहीं है, 500 सॉरी 50,000 करोड़ लिखा था वहां पर, तो 5,000 करोड़ इज द राइट अमाउंट, 50,000 करोड़ इज नॉट करेक्ट, दैट इज वाई दिस विल बी इनकरेक्ट। आई होप मजा आया होगा आपको। अब कुछ क्वेश्चन जो शायद एग्जाम में सीधे सीधे आ जाए वो आपके स्क्रीन के सामने आने वाले हैं। यू हैव टू आंसर दिस क्वेश्चन, पॉज द वीडियो एंड आंसर दिस क्वेश्चन। इसका आंसर आपको, 2 क्वेश्चन है तो उसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिख भेजना है, राइट। तो सेकंड क्वेश्चन आपके सामने, पॉज द वीडियो एंड आंसर दिस। एंड आपके इसी तरीके से और भी प्रैक्टिस हो पर्सनली आप कर सके, इसके लिए हम लेकर आ गए IAFS के 400 सॉल्व मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का PDF, जो कि आपको मिल जाएगा फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, उसका लिंक आपको मिल जाएगा, फ्रॉम देयर यू कैन डाउनलोड द PDF। एंड ऑल्सो ये चीज हो सकती है कि सर 25 लेक्चर्स मैंने तो मिस कर दिए, मैंने तो देखा नहीं, इस दोस्त ने मुझे बताया नहीं, उसकी गलती है, और फिर मैं अब कैसे प्रिपेयर करूँ, सारे 25 लेक्चर अभी देखना बहुत डिफिकल्ट है। एंड इवन इफ आप बुक भी नहीं पढ़े हो, ऐसे काफी सारे इश्यूज हो सकते हैं। सो वी हैव कम अप विद दिस लाइव क्रैश कोर्स, लाइव क्लासेस यहाँ पर होंगे, और आपका पूरा IE&IFS का जो कंपोनेंट है सिर्फ 10 दिनों में हम क्लियर जो है करवाने वाले हैं। एंड आर टोटल हमारा पूरा फोकस है कि 50+ मार्क्स, हम ये नहीं कह रहे कि बहुत ही अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, वॉट एवर इज रिक्वायर्ड टू क्लियर दिस सब्जेक्ट उतना आपको पढ़ा दे। एंड ये हम इन अ साइंटिफिक मैनर करेंगे। आपको ये क्लासेस सिर्फ बैठ के देखना है, कुछ नहीं करना है, ना कोई बुक पढ़नी है ना कुछ पढ़ना है, कंप्लीटली लाइव एंड सिर्फ बैठ के देखना है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ आपको नोट्स भी बनाने की जरूरत नहीं है, यू विल बी गेटिंग द PDF ऑफ द PPTs। तो आप ये सेशंस अगर एक बार भी देखोगे यू विल नो कि PPTs बहुत अच्छे तरीके से बनाए गए, ऐसे कि वो शॉर्ट नोट्स के तरह यूज किया जा सके, एंड सिर्फ नोट्स पढ़ के आप रिवाइज कर सकते हो पूरी की पूरी चीज। इसके साथ साथ आपको अगर और प्रैक्टिस करनी है, वी हैव प्रोवाइडेड टेस्ट सीरीज विच इज रेयरली रिक्वायर्ड। मॉक टेस्ट यहाँ पर आपको मिलेंगे, और इस टेस्ट सीरीज में यू विल बी गेटिंग चैप्टर वाइज टेस्ट है, ईच एंड एवरी चैप्टर, जैसे जैसे आप पढ़ते जा रहे हो ईच एंड एवरी चैप्टर का टेस्ट आप अटेम्प्ट कर सकते हो। एंड देन आपको मॉक टेस्ट प्रोवाइड किए जा रहे हैं फुल लेंथ, जहां पर 100 क्वेश्चन होंगे एग्जाम टाइप के, और आपको उन क्वेश्चन को आंसर करना है। तो ये सारा आपको इस लाइव क्रैश कोर्स में प्रोवाइड किया जा रहा है। एंड डोंट फॉरगेट, इसमें जो है वेरी लिमिटेड सीट्स है, वी आर थिंकिंग एटलीस्ट 25 पीपल जो है अगर यहाँ पर जो है आ रहे हैं, उनका बहुत ही अच्छे तरीके से मेंटोरिंग वगैरह होगा। देयर विल बी आल्सो मेंटोरशिप टॉक्स, ताकि आपके जो इश्यूज है उन्हें हम रिजॉल्व कर पाए। सो यू हैव टू हरी अप। और यहाँ पर जैब JAIIB 70 अगर आप डालोगे तो एक्चुअल जो प्राइस है उस पर आपको 70% का ऑफ मिलेगा। 2,500 के आसपास का प्राइस है, यू विल बी गेटिंग दिस एट अराउंड 700, ठीक है। तो दैट इज द थिंग। And if you have any other queries, you can always call us on 8146207241, hello@edutap.co.in पर आप मेल भी कर सकते हो अपनी क्वेरी। बात करने में थोड़ा हिचकिचाहट होती है, मेल कर दो, ठीक है। तो यू कैन ऑल्सो लेट अस नो कि ये सेशंस आपको कैसे लग रहे हैं मेल करके, या फिर यू कैन ड्रॉप अ कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, टेक केयर।